गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आप लोग का रे ऑप्टिक्स का 7th लेक्चर है। अब तक के लेक्चर्स में हम लोग इसके पहले का प्लेन मिरर का लगभग सारा कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब जैसे प्लेन मिरर में कुछ बाकी रह गया है, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस है। तो आज बातें वही होंगी वेलोसिटी ऑफ इमेज को लेकर या नंबर ऑफ इमेज को लेकर। या तो क्लास 10th में आप रे ऑप्टिक्स तो नहीं, वहां तो आप लोग को लाइट का रिफ्लेक्शन एक चैप्टर था, उसमें आप पढ़े थे प्लेन मिरर के बारे में। वहां बताया गया था एक कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u हो तो इमेज का वेलोसिटी 2u हो जाता है, या ऐसा कुछ पढ़े होंगे आप लोग, याद होगा आप लोग को कि अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2x हो जाता है। ऐसा कुछ देखे थे आप लोग। तो वैसे ही उस कंडीशन को शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आप लोग का वेलोसिटी ऑफ इमेज, और आज की कहानी यहीं से शुरू होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज से। और इसमें जो हम लोग बात करेंगे उसमें थोड़ा सा शुरुआत करेंगे वहां से जब इमेज फॉर्मेशन हो रहा था प्लेन मिरर से। मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है, और हमने रखा है यहां पर एक ऑब्जेक्ट O। तो इस O का जो इमेज बनेगा, तो जितना डिस्टेंस यहां से होगा D, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा यहां से, D डिस्टेंस, दोनों सेम है। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। यहां से एक लाइट रे गया और फिर जैसे गया था वैसे ही मुंह उठा के वापस चला आया, ठीक है। फिर एक लाइट रे यहां से हमने ऐसे भेजा जो कि इस पॉइंट पे आके मीट करेगा आई पे, तो हमको इस O का इमेज यहां आई दिख रहा है। अब मान लो ये मिरर घूमते फिरते यहां चला आया, क्या अब भी वही इमेज दिखेगा या कहीं और? तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कि अगर ये मिरर अपने लाइन पर ही इधर इधर हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं करता है। देख लो, ठीक है। यहां से जो इमेज बनेगा वो भी अभी वही बन रहा है। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है बाबू कि मिरर अगर यहां मूव भी कर रहा होता, मान लो ये मिरर यहां पे ऐसे ऐसे वेलोसिटी कर रहा होता, ऊपर जा रहा होता या नीचे जा रहा होता, क्या इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है? तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, when mirror is moving perpendicular to the line joining object and image, then there is no change in velocity of image। वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब इमेज के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कब, ये याद रखना होगा, कब, जब मिरर मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एंड इमेज का। ऑब्जेक्ट और इमेज के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है मिरर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको किसके, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस के। कोई दिक्कत? ये मेरा एक पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा दूसरा पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां हो और वो पैरेलल मूव कर रहा हो मिरर के, पैरेलल मूव कर रहा हो मिरर के, ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका इमेज यहां दिखेगा। अगर ये ऊपर u वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। यानी जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उतना ही किसका वेलोसिटी होगा, इमेजेस का होगा। तो हम कह सकते हैं इफ, दूसरा पॉइंट में, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन मिरर, पैरेलल टू द प्लेन मिरर, क्लियर है ना, देन the image will also move with that velocity। समझ गया बात को कि जो वेलोसिटी इसकी होगी वो जो कितनी हो उसको मिल जाएगी। यानी सेम वेलोसिटी u ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, इमेज के पास। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। तो सेम वेलोसिटी ट्रांसफर किसको हो जाएगा, इमेज को। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे, मतलब अक्रॉस द लाइन ज्वाइनिंग OI, तो क्या होगा, फर्क तो पड़ेगा। इसका फर्क तो नहीं पड़ा लेकिन उसका फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, ये है अपना जाना पहचाना आप लोग का प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और हमने लिया है ऑब्जेक्ट O। ठीक है, इसका इमेज यहां बनेगा I। अब मान लो अगर ये इधर मूव करता है तो ये इधर मूव कर रहा हो, समझो बात समझ रहे ना। अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा, और इसका डिस्टेंस जो हम लोग यहां से u लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आगे हम बताएंगे, तो बताया नहीं है आप लोग, इसे क्लास 10 में उसके बारे में जानते हैं। वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लेते हैं वो मिरर से लेते हैं, और यहां u और v तो सेम ही होता है ना। चलो इसको x ही मान लेते हैं ना। तो जो यहां x में चेंज आ रहा है और जो यहां आ रहा है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों की वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो कंडीशन ये क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो मिरर के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा, वो जस्ट निगेटिव होगा किसका, इमेज का मिरर से रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के। यानी VO माइनस VM इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस VI प्लस VM। या इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, माइनस लगा देते हैं और ऐसे कर लेते हैं, बात एक ही आएगी। VO माइनस VM इक्वल्स माइनस VI प्लस VM। यानी VI यहां से आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ VM माइनस VO। ये वैल्यू आ गया किसका, इमेज का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, है ना। इमेज की वेलोसिटी आई और इसमें लोग यूज किसका किया, मिरर की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो क्या क्या पॉइंट हमने देखा था, मिरर अगर इस दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, कितने से मूव करता है कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अगर ऑब्जेक्ट इमेज के, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल मूव कर रहा हो तो जितना इसका उतना ही इसका। अगर मान लो ये 5 से ऊपर जाएगा तो ये भी कितने से ऊपर जाएगा, 5 से। और ये जो फॉर्मूला है वो कब लगाना है, इस डायरेक्शन में, जब ऑब्जेक्ट इन द लाइन ज्वाइनिंग OI, ऑब्जेक्ट और इमेज के डायरेक्शन में मूव करे। यहां से एक चीज और बता रहे हो, ध्यान से समझना, क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन।
तो एक और हमारा मिल सकता है फॉर्मूला, ए आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम माइनस ए ओ। कुछ खास नहीं है, सेम वही चीज है। एरो दे दो, वेक्टर का डायरेक्शन देना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन आ गया। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मान लो ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये मिरर है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब बताना है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम पहले बोले वो मिरर परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो लाइन ज्वाइनिंग ओ आई के, कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वेलोसिटी है या नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहां जो इमेज मूव करेगा वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। यानी जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है वी ओ, वी आई निकाला था ना हमने, वी आई क्या था, ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी ओ। तो वी एम तो यहां रहा नहीं ना, क्योंकि वेलोसिटी तो 5 है, लेकिन वो क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, ओ आई के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ओवरऑल हमारा ये टर्म खत्म। तो वी आई कितना हो जाएगा, वीओ का माइनस, यानी -2 मीटर पर सेकेंड, यानी वो इधर, तो ये इस तरफ होता है। क्लियर? अब मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा चेंज करते हैं, इसको पहले नोट करो, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम पॉज करके नोट कर लेना। इसको हम अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लेना, यह समझ ही गए होंगे इसको। मान लो इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड है, अब क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व करने। तो अब हम जरा ध्यान से देखते हैं। देखो एक चीज बात याद रखना कि जब भी हम लोग वेलोसिटी वाला ये फॉर्मूला लगाते हैं एज ए वेक्टर लगाते हैं, तो इन दोनों का वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जब निगेटिव डायरेक्शन की ओर रहेगी तब सोचना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा, वी आई का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी ओ। तो ट्वाइस ऑफ 5 माइनस 2, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी इस डायरेक्शन में इसका 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। देख लो इसको, नोट करो, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। चलो नोट कर लिया ना। तो ये दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव रखें। अब कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, मान लो ये O है, ये I है, इसका वेलोसिटी बता दिया तुमसे 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि O की वेलोसिटी कितनी होगी और किधर होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों माइनस में है ना। हमारे पास O का फॉर्मूला है VO का, चलो VI का ही लिखते हैं पहले, ट्वाइस ऑफ VM माइनस VO। तो VO कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ VM माइनस VI। अब रख दो, तो 2 इंटू -3 निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, माइनस ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा, -6 + 2 यानी -4 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? इसको देख लो, ये हो गया नोट हो। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं तुम लोग का। इस बार मान लो ये 20 है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है
और ये है 37 डिग्री, और उसी तरह से ये तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड है, और ये है 53 डिग्री। तो पूछ रहा है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो अब जरा समझो कैसे करेंगे इसको। पहले इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो। इधर तो कॉस लगेगा, कॉस 37 कितना 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अगर ये 4/5 तो ये 3/5 होगा, मल्टीप्लाई करो 20 में 3/5, तो 5 से 4 बार में ये 12। याद हो ये वाला है कंडीशन, याद होगा तुम लोग को। ये 3, 5 और ये 4, तो ये 37 53 डिग्री हो जाता है, और ये 37 इसको याद रखना हो जाएगा। तो वैसे ही करो ना, ये 53 है, यहाँ कॉस कितना हो जाएगा 3/5, तो 9 मीटर पर सेकेंड। और इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो भाई 4/5 तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब जरा ध्यान से देखना, सब चीज नोट कर चुके हैं हम लोग। इमेज की वेलोसिटी बता देंगे। तो हमने पहले बोला वो मिरर अगर परपेंडिकुलर ओ और आई के मूव कर रहा हो तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, और दूसरा चीज कि ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से पैरेलल मिरर के मूव करता है वही सेम वेलोसिटी मिल जाता है हमको। तो चलो इसको तो 12 मिल गया, लेकिन वो 12 ये नहीं है, इसका 12 है। ये 12 मीटर पर सेकंड इसको मिल चुका है एक डायरेक्शन का। अब हम उसका निकालेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वीएम माइनस वीओ कर लो। वीएम कितना 9 माइनस 16 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी वी आई जो होगा वो 2i कैप प्लस 12j कैप इतना मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। क्लियर है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर दो। तब हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ जो भी क्वेश्चन देखे वो सिर्फ वेलोसिटीज पे था। वेलोसिटी का जितना भी केस था हम लोग देख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और भी तरह का। अब हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन जो एक्सेलरेशन के लिए है। नोट हो गया, अब एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लो 2m है और ये ऑब्जेक्ट m है जिसपे एक मिरर लगा हुआ है और एक फ्लैग बना हुआ है यहां पर। मान लो कौन सा बनाना है, चलो झंडा बनाते हैं भारत देश। ठीक है, हाँ वैसे ही इधर भी एक लगा हुआ है। इस बार इधर है 2m और इधर लगा हुआ है 3m और पूछ रहा है, मान लो ये है और b है। इमेज इसका मतलब आपको बताना है इमेज का एक्सेलरेशन a का b के रिस्पेक्ट में कितना आएगा। इमेज का एक्सेलरेशन a का b के रिस्पेक्ट में कितना आएगा। पहला काम कि यहां a और 0 है क्योंकि ये फ्लैग रेस्ट पे है। तो अगर हम मिरर की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर ले a का या b का मतलब एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर ले तो हम आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इमेज कहीं तो पूछा हमसे, चलो इसका एक्सेलरेशन निकालते। इसका तो मास इसका भी है वो m दिया हुआ है, इसका मास इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पढ़े तो बताओ, फोर्स कितना लग रहा है इस पे 2mg फोर्स ही नीचे आ रहा है ना, और इसका टोटल मास कितना है 3m। कनेक्टिंग बॉडी है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2mg
डिवाइडेड बाई 3m, यानी 2z डिवाइडेड अपॉन 3। वैसे ही b का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो वहां फोर्स कितना लग रहा है 3mg, यानी 3mg डिवाइडेड बाई 5m। थ्री जी अपॉन 5, ये दोनों का एक्सेशन आ गया। अब दोनों के इमेज का एक्सेशन निकालते हैं। मान लो इमेज ऑफ ए का एक्सेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए, मतलब इसके मिरर का एक्सेशन माइनस ए ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेशन ही नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ ए एक्सेशन ऑफ ए 2z अपॉन 3 दैट इज 4z अपॉन 3। वैसे ही ए आई ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, जस्ट इसका डबल दैट इज 6g अपॉन 5। अब हमको दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन इस तरफ है ए और ये एक्सेलरेशन इस तरफ है ए बी। दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां एडिशन हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ए आई ए प्लस ए आई ऑफ बी, ऐड कर लो 4g अपॉन 3 प्लस 6g अपॉन 5, कितना हो जाएगा 15, 20g प्लस 18g 38g अपॉन 15। ये आंसर हो गया आपका दोनों के इमेज के एक्सेलरेशन का। इसको देख लो एक बार, ठीक है। तो यहां तक ये हम लोग का कंडीशन निकल चुका, किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, इमेज का एक्सेलरेशन निकला है ए का बी के रिस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस का, ठीक है। अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में। नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। मान लो दो मिरर है जो एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पे हो, और हमको फाइंड आउट करना होगा दोनों के बीच का नंबर ऑफ इमेजेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड n इक्वल्स 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब इसमें पहला केस, अगर n इवन हो तो नंबर ऑफ इमेजेस होगा n-1। दूसरा, अगर n ऑड हो तो फिर एक केस आता है कि इसमें n भी हो सकता है और n-1 भी, ठीक है। n कब होगा, जब इफ इट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, ठीक है। और n-1 कब होगा, जब इसको प्लेस किया जाए सिमेट्रिक। देखो इसका कंडीशन समझ लो पहले। मान लो ठीक है, मान लो कि ये एंगल 72 डिग्री दिया हुआ, और थोड़ा सा बोर्ड दिख नहीं रहा था, उसको ठीक करना पड़ा। मान लो ये एंगल 72 डिग्री दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 होगा ना, दिखा दो
तो इसमें दो केस। सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 36 तो ये भी 36, और इस लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने दिखेंगे, n-1। इस पॉइंट के कहीं और रखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस क्या दिखेंगे, n। ये ऑड वाले केस में। इवन वाले केस में ओवरऑल आपका नंबर ऑफ इमेज कितना दिखेगा, n-1 ही दिखेगा। अब एक केस और देख लेते हैं, अगर फ्रैक्शन रहा तो मान लो इफ n इज फ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या होगा। एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि मान लो n आ रहा है आपका 11.3, ठीक है, वो डिवाइड दिए हम लोग 11.3 आ गया। करना क्या है, राइट n in the form of 2n plus x, जहां पे x क्या है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। x क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। चलो देखते हैं इसको लिखते हैं n को 11.3 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 into 5 यहां पर, और ये आपका नेचुरल नंबर ही रहेगा, ठीक है। 2 into 5 10 हो गया प्लस 1.3। अब मान लो वैसे ही अगर ये आपका 12.3 रहता तो 2 into 6 प्लस 0.3 हो जाता। तो देखो दो केस बन जा रहा है। एक केस जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट एक से छोटा आ जा रहा है, और दूसरा केस जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जा रहा है, एक से बड़ा आ जा रहा है। क्लियर है ना। यानी एक केस क्या है, जब फ्रैक्शनल पार्ट एक से छोटा है और बड़ा है, यानी जब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट एक से छोटा होगा और बड़ा होगा, ठीक है, दोनों केस ले लेते हैं। तो कहता है कि जब छोटा होगा तो ये नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, यानी नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 2n, ठीक है। और जब x बड़ा होगा एक से, देन नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, इंटीजर, जस्ट ग्रेटर देन फ्रैक्शन, जस्ट ग्रेटर देन फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि 11.3 से जस्ट बड़ा, यानी इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा आपका, 12। इस केस में तो 12 होगा ही होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा ही हमारा एक रहता 0.3, ये भी फ्रैक्शन लेस देन 1 है, तो यहां भी यहां नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, 2n, यानी 10। तो ये कब होगा, जब फ्रैक्शन रहेगा तब, ठीक है। ये कब रहेगा, जब फ्रैक्शन रहेगा तब। ये हो गया प्लेन मिरर से रिलेटेड सारा बात। अब हम लोग शुरू करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो प्लेन मिरर से रिलेटेड हो। कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं जिसमें एक मिरर है, ध्यान से समझना, एक मिरर है, इस पे एक रे इंसिडेंस कर रहा है 40 डिग्री पे, ठीक है, और कह रहा है कि मिरर को कितने से रोटेट करे कि ये वर्टिकल हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल, और आपको कहना है, आपको फाइंड आउट करना है रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर कितना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहला क्या हुआ
कि 40 डिग्री का आपका इंसिडेंस होगा तो 40 डिग्री का आपका रिफ्लेक्शन भी होगा। क्लियर है? तो अगर 40 डिग्री का रिफ्लेक्शन है तो कहने का मतलब इसको अगर वर्टिकल करना है, इसको मतलब इस रे को आपको यहां लेके आना होगा, यानी ये रे अगर यहां आ जाएगा तो डेविएशंस कितने हो जाएंगे यहां? तो डेविएशन हो जाएगा 40 डिग्री। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी डेल्टा क्या हो गया? 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और आपको मालूम है कि मिरर जितने से रोटेट करता है उसका जस्ट डबल रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां कितने से रोटेट कर रहा है? 40 डिग्री से। तो मिरर को कितना रोटेट करना होगा? जस्ट उसका हाफ, क्योंकि मिरर का डबल है ये, तो मिरर कितना रोटेट करेगा? हाफ। और सेम सेंस में होता था, याद है ना? तो यहां पे आपका थीटा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब सेम ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि मान लो इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करना हो, रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल करना हो, तो उस केस में हमारा थीटा कितना होगा? तो अब जरा सोचो, अब हमको रे को इधर नहीं लाना है, रे को कहां लेके आना है? हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल बनाने का एक कंडीशन तो ऐसा दिखता है हमको कि इस रे को इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया इसका डेल्टा। तो डेल्टा कितना है हमारा? तो ये अगर 40 है बाबू, तो ये कितना होगा? 50 होगा। तो डेल्टा है 50 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री दिया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डेल्टा कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री कितना दिया हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा जस्ट फिर उसका हाफ, तो 50 डिग्री का ये 25 हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक केस हुआ इस हॉरिजॉन्टल वाले में। हॉरिजॉन्टल वाले में एक तरह से और सोच सकते थे तुम कि इस रे को ऐसे अगर हम घुमा दें इस पॉइंट पे, तो इस तरफ भी तो ये हॉरिजॉन्टल बन सकता है पूरा ऐसा। तो इस केस में देखो डेल्टा कितना है? तो इस केस में हमारा डेल्टा 50, 40 और 40 कितना? 130। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहने का मतलब डेल्टा कितना हो गया? 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री डिवाइड बाय 2, 65 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको नोट करो, फिर दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है? ठीक है, अब चलो और देखते हैं, इसको बिठा देते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे, कह रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंस रे दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है इंसिडेंस रे जो है रोटेट कर रहा है 2 ओमेगा से और मिरर रोटेट कर रहा है ओमेगा से। इस बार दोनों हो रहा है, याद होगा आप लोगों को हम दोनों बताए थे, मिरर के रोटेशन के कारण भी और इंसिडेंस रे के रोटेशन के कारण भी। आपको याद होगा इंसिडेंस रे के रोटेशन के कारण जो चेंज आता है, यानी जो डेल्टा आता है, वो उसके इक्वल होता है अपोजिट सेंस में। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, और इसमें तो सेम सेंस करवा देगा। तो यहां दो डेविएशन होंगे, एक इसके कारण और एक इसके कारण। मान लो कि इसका डेविएशन डेल्टा 1 है और इसका कितना है? डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा?
सेम जितना इसका आ रहा 2 ओमेगा वही उसका भी रहेगा, लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है हमको, तो इसका क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका निकालो, तो इसका जितना मिरर से रोटेट करता है उसका जस्ट डबल रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इसके कारण डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 भी 2 ओमे होगा, लेकिन ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखिए, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऐड करोगे तो एक प्लस और एक माइनस, ओवरऑल नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब इस केस में रिफ्लेक्टेड रे डेविएट नहीं करेगा, क्योंकि मिरर जितना उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी, उतना ही आपका इंसिडेंस रे उसको एंटी क्लॉक रोटेट कर देगा। मतलब ये कहेगी 2 ओमेगा इधर रोटेट करने और रे उसको कहेगा 2 ओमेगा उस तरफ, यानी ओवरऑल उसका नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। इसको नोट करिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके नोट करिए इसको। चलो अब शुरू करते हैं कुछ और नया क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2 0 पे रखा हुआ है और एक मिरर है जो 4 2 से 4 3 तक है। आपको पूछ रहा है कि इसका इमेज वाई एक्सिस पे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक के बीच में दिखेगा, मतलब ओ का इमेज यहां हम कहां से कहां तक के बीच देख सकते हैं। यानी ओवरऑल हमको यह पता करना है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू इस एक्सिस पे कहां है। चलो दो रे देखते हैं। ठीक है, मान लो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, मान लो इसी पॉइंट पे आता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, हमको बस ये डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो 0.40 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 2, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 और ये 4 2 है, इसका मतलब ये भी 2, मतलब ये एंगल 45 डिग्री, परपेंडिकुलर और बेस सेम है। तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो ये भी एंगल 45 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 है पूरा और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मान लेते हैं x है, तो ये आपका कितना हो गया 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, बोलो ध्यान सोचो, हो जाएगा ये 4 तो ये भी 4 होगा ना, 45 डिग्री है तो ये और ये तो सेम ही होना चाहिए। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट मिला वो कितना हो गया 0 6, ये 2 और ये 4, यानी पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया 6, तो 0 0 और ये 0 6। अब उस वाले के लिए सॉल्व करते हैं। ये डिस्टेंस तो 2 है हमारा और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 3 है। फिर वैसे ही अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो फिर ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस 4 है, सॉरी ये डिस्टेंस क्या है आपका 4 है, और इसको मान लो कुछ इसको, जैसे ये हमने x माना था जिसका वैल्यू 4 आया था हमारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग y।
अब जरा ध्यान से देखो, ये तो 4 है, आपको बस ये y निकालना है। तो tan थीटा का हम यहां से निकाल के इसको इक्वेट कर लेते हैं, ये तो 4 ही है हमारा। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा यहां से हमारा 3/2, और वो इक्वल होगा y/4 के, 2 से 2 टाइम में, तो y का कितना आ जाएगा आपका 6, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। सॉरी वो ये 3 है, ये 3 है क्योंकि ये, हाँ ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया आपका 3 + 6 यानी 9, यानी ये पॉइंट कितना हो गया हमारा 0,9, यानी इमेज कैन बी सीन on y-axis from 0,6 to 0,9, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी, अगर हम ऐसे भी इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो एक ओ पे सोर्स ऑफ लाइट रख दे, ठीक है, तो इसके सारे रिफ्लेक्टेड रे यहां से यहां तक के बीच में ही टकराएंगे, और वो सारे हमको कहां से आगे बीच में 0,6 से 0,9 के बीच में। ऐसे भी हो सकता है, या पूछा जा सकता है कि ओ का इमेज हमको बाई एक्सिस पे कहां मिलेगा, तो वो वैसे भी देख सकते थे। नोट कर लीजिए इसको। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट करिए। हो गया नोट? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक मिरर दिया हुआ है, ठीक है, एक रे इस पे इंसिडेंस किया है, रिफ्लेक्ट तो करेगा ही करेगा। कह रहा है कि इस मिरर को ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड बताना है हमको, इस पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। तो देखो अगर वेलोसिटी की बात की जाए बाबू, तो ये तो पहला डिस्टेंस तो आप लोग का डी है, गिवन है यहां, और इसका वेलोसिटी निकालना है, मतलब कि ये रे इस पर कितना डिस्टेंस चेंज करेगा, रेट चेंज, वो फाइंड आउट करना है। तो मान लो ये x है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या है x है, ठीक है, और ये एंगल थीटा से रिलेट कर सकते हैं क्या x को, क्योंकि देखो अगर ये मिरर रोटेट करेगा तो ये थीटा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अगर मिरर रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता है। अगर मिरर थीटा से होता था तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से होता था 2 थीटा से, यानी इसका रेट चेंज इसका डबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इस थीटा से x को। एक ही प्रोसेस है हमारे पास, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हम tan थीटा लगा सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा x/d, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा d tan थीटा, तो dx/dt कितना हो जाएगा आपका d इंटू d/dt ऑफ tan थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन, तो dx/dt तो हमारा वेलोसिटी हो गया जो हमको फाइंड आउट करना है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा अपॉन dt, और d थीटा अपॉन dt क्या है, तो d थीटा अपॉन dt क्या है, रेट चेंज है किसका, इसका। और हम बोले थे ना कि रे कितना डिफर करेगा, अगर ये ओमेगा से तो कितने से रोटेट करेगा 2 ओमेगा से, जस्ट डबल, यानी d थीटा अपॉन dt यहां पर कितना हो गया 2 ओमेगा, तो v का वैल्यू हो गया 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो, हो गया नोट। चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं।
एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से इसके बाद। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये स्क्रीन है, ठीक है, मान लो जहां भी इस पर एक ऑब्जर्वर जा रहा है, ठीक है। ये एक मिरर है 2D लेंथ का, कितने लेंथ का 2D, और यहां से D डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। और इसको थोड़ा नजदीक कर लो क्योंकि यहां से फिर ये डिस्टेंस भी 2D ही है। तो मान लो ये स्क्रीन है, अब ये पूछा जा रहा है हमसे कि ये जो ऑब्जर्वर जा रहा है, मान लो इसका वेलोसिटी u है। अब पूछ रहा है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम for which observer will see the image। हमको वो टाइम निकालना है। तो ये और ये डिस्टेंस कितना था, d था, ये डिस्टेंस कितना था 2D था, और ये भी 2D है। सबसे पहला कंडीशन, अगर हम ये फाइंड आउट कर पाए कि इस पूरे स्क्रीन पर कितने डिस्टेंस तक हमको इमेज दिखेगा, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस अगर मिल गया तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सबसे पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। इमेज यहां कहीं बनेगा, ये हो गया, ये लाइट रे ऐसे आई और इधर रिफ्लेक्ट करके चली गई, और ये इधर चला गया। तो अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सके, क्योंकि देखो इसका फील्ड ऑफ व्यू, इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू यहां से यहां तक है, तो अगर हम इसको फाइंड आउट कर सके कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये भी डिस्टेंस d और ये भी डिस्टेंस d है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 45 होगा, क्लियर है। ये डिस्टेंस कितना, ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3D है। अब tan 45 का वैल्यू अगर 1 लगाओगे तो ये 3D, तो ये भी कितना हो जाएगा 3D। फिर वैसे आ जाओ, ये डिस्टेंस d और ये भी डिस्टेंस d। फिर वैसे ही अगर हम लोग इधर भी चेक करें तो ये भी 45 होगा। फिर आपका ये एंगल भी 45, तो फिर ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका 3D। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 3D, 3D, D और D कितना 8D। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 8D अपॉन u। ये हो गया आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन आपका किस पे हो गया, फील्ड ऑफ व्यू पे। इसी सर अभी आज का लेक्चर खत्म करते हैं, तब तक पढ़ते रहो। शुभ रात्रि, सब बखैर।